अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले हर डील अडानी ग्रुप के हाथ आती थी, लेकिन अब जो डील फाइनल हो चुकी थी वो भी फिसलने लगी है। 7,017 करोड़ रुपए डीबी पावर की डील को अडानी ग्रुप ने कैंसिल कर दिया है। अगर ये डील हो जाती तो अडानी पावर निजी क्षेत्र में थर्मल पावर उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन जाती। अडानी ग्रुप के हाथ से डील ही नहीं फिसली, उसकी साख भी फिसल रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए अपने ESG मूल्यांकन को अंडर रिव्यू रखने का ऐलान किया है। अपने बयान में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि हम भारतीय नियामकों के जरिए किसी भी जांच और अडानी समूह के जरिए किए गए किसी भी अतिरिक्त खुलासे सहित सभी घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी करेंगे। इस बीच आज भी शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की अधिकांश कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। दुनिया के दौलतमंदों की सूची में गौतम अडानी तेजी से नीचे की ओर आ रहे हैं। अब वो 24वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट अडानी मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट पूरे मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का ऐलान कर सकता है, लेकिन इस समिति पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव और पार्टी मीडिया के सेल चीफ जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार पर अडानी समूह से साठगांठ के आरोप लग रहे हैं और सरकार की ओर से ही विशेषज्ञ समूह में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम दिए जा रहे हैं। विशेषज्ञ समिति की जांच कभी भी जेपीसी जांच की जगह नहीं ले सकती, इसलिए हम जेपीसी जांच की मांग करते हैं। पहले भी कई मामलों में बनी जेपीसी की सिफारिश पर कई बड़े बदलाव हुए हैं। इजराइल की स्पाई फर्म की टीम को लेकर सामने आई रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत में इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। सत्ता पर काबिज बीजेपी ने भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया है। कांग्रेस ने पूछा कि इजरायली फर्म को लेकर सामने आई रिपोर्ट पर केंद्र सरकार चुप क्यों है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जोरदार हमला बोला है। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा, ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं। और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने सोशल मीडिया और सरकार की मिलीभगत की ओर इशारा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के 60% फॉलोअर्स भी फर्जी हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। IT डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? इजरायली स्पाई फर्म की रिपोर्ट सामने आने के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कई सवाल उठाए हैं, जैसे इजरायली फर्म 30 चुनावों में हेराफेरी करती है, इनमें भारत भी शामिल है, पर मोदी सरकार चुप है। पेगासस पर मोदी सरकार कुछ नहीं बोली। जो फेक न्यूज फैलाई जाती है उसमें बीजेपी IT सेल और उनके तथाकथित पार्टनर का कितना हाथ है। अब कांग्रेस के इन सवालों पर मोदी सरकार क्या जवाब देती है ये देखना होगा, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना चुकी है।